आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात करेंगे गरजे मोदी और गिड़गिड़ाने लगे शाहबाज। तस्वीर देखिए पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के गांधीनगर में थे आज। कल मैंने आपको दिखाया था भुज, बड़ोदरा और दाहोद का रोड शो, और ये आप देख रहे हैं पीएम मोदी आज गांधीनगर में थे। एक तोहफा जो पीएम मोदी को दिया गया वो है ब्रह्मोस का मॉडल। ब्रह्मोस का नमूना पीएम मोदी को भेंट किया गया गुजरात के दौरे के दौरान, और ये वो ब्रह्मोस, इसी ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को मार मारी, इसी ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए। अब चारों तरफ ब्रह्मोस की मांग हो रही है। अब देख रहे हैं ब्रह्मोस को लेकर लोगों में कितना उत्साह है। लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए, शहबाज शरीफ कल कहां थे? हथियार लेने गए थे तुर्की, एर्दोगन के साथ थे। लेकिन आज शहबाज शरीफ ईरान उसके बाद पहुंचे। अगली तस्वीर देखिए, ईरान पहुंचे, ईरान में भी हथियार लेने पहुंचे कि तुर्की, ईरान, इन सब से हथियार जुटा लूं कुछ। तो ईरान पहुंचने की तस्वीर शहबाज की आप देख रहे हैं। यहां तक तो ठीक था, थोड़ा सम्मान मिल गया। लेकिन अगली तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर आपके सामने है। शहबाज शरीफ बिना जूते के बैठे हैं, खमनेई के सामने जूते तक उतारने पड़ गए। इससे ज्यादा बेइज्जती पाकिस्तान की क्या होगी कि खमनेई ने भी चप्पल पहन रखी है, उनके बगल में जो बैठे हैं उन्होंने भी जूते पहन रखे हैं, लेकिन शहबाज नंगे पांव है, सिर्फ मोजों में है। यानी सोचिए शहबाज की हालत यह है, इस स्तर पर आ गए हैं, चाहे वो पैसा मांगना हो या हथियार मांगना हो, कि मोजे पहनकर बैठना पड़ रहा है, जूते भी उतारने पड़ गए ईरान के सामने। यह स्थिति हो गई है। यह पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती है। और दूसरी तस्वीर देखिए, आपके सामने ही एक तस्वीर है, पीएम मोदी बैठे, पीएम मोदी ने जूते पहन रखे हैं। यही फर्क है कद में, यही फर्क है दोनों मुल्कों और दोनों मुल्कों के राष्ट्र अध्यक्षों में। पीएम मोदी जब खमनेई साहब से मिले तो देखिए जूते में बैठे हैं, जूते पहनकर बैठे हैं, और उनसे जैसे सामान्य राष्ट्र अध्यक्षों से मिलते हैं वैसे ही मुलाकात की। लेकिन शहबाज की तस्वीर देखिए आपने, ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पाकिस्तान के लोग भी इन दो तस्वीरों को देख लें। एक भारत के प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं विदेश, और उन्हीं नेता के आगे जहां शहबाज पहुंचे हैं तो वहां जूते तक उतारने पड़ जाते हैं, और पीएम मोदी जैसे सबसे मिलते हैं वैसे ही मिल रहे हैं। यह शहबाज शरीफ की पोल खोलने वाली तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, जिसने पाकिस्तान की बेइज्जती करा दी है। आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। हिंदुस्तान की मार से पाकिस्तान अभी उबरा भी नहीं है, उसकी होने लगी है इंटरनेशनल बेइज्जती। मदद के लिए पाकिस्तान और उसके हुक्मरान दुनिया में गड़गड़ा रहे हैं। मदद तो मिल नहीं रही, लेकिन जगहसाई जरूर हो रही है। Yesterday, the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill. बचपने में हम स्कूल में सुनते थे, तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। शहबाज मदद मांगने ईरान गए थे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि खमनेई के सामने जूते पहनकर बैठ सके। मोजे में शहबाज ईरान के सामने अपनी लाचारी का रोना रोते रहे। दूसरी ओर मोदी हैं
जो बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर के साथ दमखम से मिलते हैं। और मोदी तो छोड़िए, मोदी का प्रतिनिधिमंडल भी दुनिया भर में पाकिस्तान को धो रहा है। पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू की। अब देखिए शाहबाज लेने क्या गए थे पाकिस्तान। ये जो आप ड्रोन देख रहे हैं ये ईरानी ड्रोन है, खास तरह के ड्रोन है ये ड्रोन लेने गए थे शाहबाज शरीफ। ये ईरान से ड्रोन लेते और भारत के खिलाफ हथियार इस्तेमाल करते, लेकिन ये ड्रोन नहीं मिला। ईरान ने वापस लौटा दिया जैसे आए थे। देखिए क्या डिमांड थी शाहबाज शरीफ की ईरान से। ऑपरेशन सिंदूर में हार के बाद शाहबाज मिशन पर हैं। दरअसल मुस्लिम देशों का दौरा कर समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत से मुकाबले के लिए हथियार जुटाने में लगे हुए हैं, लेकिन ईरान से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। तेहरान में शाहबाज सुप्रीम नेता खमनेई से मिले। खमनेई ने गाजा पर शाहबाज की बोलती बंद कर दी। इजराइल पर सिर्फ बयानबाजी को लेकर पाक को फटकारा है। खमनेई ने कहा आप खुलकर हमारे साथ आओ, नहीं तो फिर आपके पक्ष की कोई जरूरत नहीं है। हमें पाकिस्तान को गाजा के साथ खड़े होने की हिम्मत करनी चाहिए। पाकिस्तान से खमनेई की नाराजगी की एक वजह हथियार भी है। ईरान का दुश्मन इजराइल परमाणु संपन्न देश है। पाकिस्तान एकमात्र मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु बम है, लेकिन पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ खुलकर नहीं बोलता है। शाहबाज की कोशिश ईरान से शाहेद ड्रोन लेने की थी, लेकिन पाकिस्तान को इसमें सफलता नहीं मिली। और शाहबाज के साथ ईरान ने सिर्फ ट्रेड डील की है, यानी कारोबारी बातचीत। ईरान ने पाकिस्तान को कोई भी हथियार नहीं दिए। पाक को पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते ठीक करने की भी नसीहत दे दी है। बेइज्जती के बाद शाहबाज ने ईरान से करीबी दिखाने की कोशिश की। ईरान के परमाणु कार्यक्रम का पाकिस्तान ने समर्थन किया, लेकिन ईरान की तरफ से जारी प्रेस नोट में भारत का कहीं नाम नहीं है। इसमें कश्मीर और भारत का कहीं कोई जिक्र नहीं है। यह शहबाज शरीफ के लिए सबसे ज्यादा डैमेजिंग है। सुनिए जरा, शहबाज शरीफ विदेश जाकर बात कर रहे हैं भारत से बात करने की। जाकर कह रहे हैं हम भारत से बातचीत करना चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। सुनिए शहबाज को। और पीएम मोदी ने भी आज पाकिस्तान को जवाब दिया। We are ready to talk. हम शांति के लिए भारत से बातचीत को तैयार हैं। हम भारत से सभी मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं। And also, हम मानते हैं कि क्षेत्रीय शांति के लिए संवाद बेहद जरूरी है, लेकिन अगर भारत आक्रामक बने रहना चाहता है तो हम अपने क्षेत्र की रक्षा करेंगे, जैसा हमने कुछ दिन पहले किया है। लेकिन अगर वे शांति के मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हम दिखाएंगे कि हम वास्तव में गंभीरता एवं ईमानदारी से शांति चाहते हैं। seriously and sincerely. जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में साथियों, 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए। उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री पाकिस्तान को जवाब दे रहे थे। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर पर बरस रहे थे। ये कुवैत की तस्वीरें। असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त कुवैत में है। जो प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों का दौरा कर रहा है उसमें असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें देख रहे हैं। वहां जो गैलरी है वहां पहुंचे ओवैसी और निशिकांत दुबे को आप साथ साथ देख रहे हैं। पीएम मोदी की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री को जो सम्मान से नवाजा गया वहां उसकी तस्वीरें। असदुद्दीन ओवैसी भी वहां मौजूद थे उस गैलरी में, उन तस्वीरों को देख रहे थे। ओवैसी ने वहीं से विदेश से ही ये जो तस्वीर कल मैंने आपको दिखाई थी कि एक तस्वीर गिफ्ट की शाहबाज को मुनीर ने, जिसमें रॉकेट्स
मल्टी लॉन्चर से निकलते नजर आ रहे हैं। ये चीन की तस्वीर थी और इसे शाहबाज को दे दी मुनीर ने। असदुद्दीन ओवैसी ने विदेश से ही इस पर मुनीर पर हमला किया है। देखिए ओवैसी क्या कह रहे हैं। ओवैसी की पहचान अब तक मोदी के धुर विरोधी नेता के रूप में रही है, लेकिन जब बात देश और उस पर सरकार के फैसले की आई तो ओवैसी पाकिस्तान की ऐसी पोल खोल रहे हैं कि दुनिया हैरान है। विदेश में वो भारत के एक प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हैं, मतलब आतंक और पाक पर भारत का एक्शन बता रहे हैं। वो बहरीन, कुवैत, सऊदी और अल्जीरिया के दौरे पर हैं और मुस्लिम मुल्क में शाहबाज मुनीर को जमकर धो भी रहे हैं। कुवैत में ओवैसी ने पाक आर्मी चीफ मुनीर को झूठ पर लताड़ा, कहा यह बेवकूफ जोकर भारत से मुकाबला करना चाहता है और अपने प्रधानमंत्री को एक सही फोटो भी गिफ्ट नहीं दे सकता है। दावा भारत पर जीत का है और तस्वीर 2019 के चीन की ड्रिल की है। नकल के लिए अकल चाहिए और इन नालायकों को अकल है नहीं। कुवैत से पहले बहरीन में भी ओवैसी ने पाक को बेनकाब किया। कुरान की आयतें पढ़कर बहरीन में असीम मुनीर को धोया। ओवैसी ने कहा पाकिस्तान पीड़ित नहीं बल्कि हमलावर है। कुरान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और हत्या को जायज ठहराते हैं। ये कुरान का संदेश निर्दोष की हत्या पूरी मानवता की हत्या के समान है, लेकिन पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देकर खुद को भी धोखा दे रहा है। पाकिस्तान इस्लाम विरोधी और चंद पैसों के लिए दीन बेचने वालों का देश है। ऐसे देश को FATF को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल देना चाहिए ताकि आतंक फैलाने के लिए पाक को कोई फंड ना मिल सके। आतंकियों का प्लान था कि धर्म पूछने से भारत में हिंदू मुस्लिम की खाई बढ़ेगी, लेकिन ओवैसी ने अपने स्टैंड से पाक और आतंक का प्लान ध्वस्त कर दिया है। दुनिया को संदेश दिया कि भारत के मुसलमान पाक और आतंक के खिलाफ हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाक ट्रोलर्स और मुनीर को करारा जवाब दे रहे हैं। भारत ने जब पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए और तो ओवैसी ने कहा शरीफ और मुनीर अब आप क्या करेंगे। चीन के फाइटर प्लेन रहीम यार खान बेस पर उतार पाएंगे। सुनिए जरा असदुद्दीन ओवैसी को। The Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there, and these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. You know, हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के एक और दोस्त पर इशारों इशारों में गरजे, जिसने पाकिस्तान को हथियार दिए, जो पाकिस्तान को हथियार बेच रहा है और वो हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। पीएम मोदी ने कैसे आज जिनपिंग पर, चीन पर बिना नाम लिए स्ट्राइक की है, पहले जरा वो सुनिए। तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। देश सशक्त होना चाहिए, देश समर्थ होना चाहिए, देश का नागरिक सामर्थ्यवान होना चाहिए, और इसके लिए हमने वोकल फॉर लोकल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मैं मेरे जो आपके पास है फेंक देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप नया नहीं लेंगे। और शायद 1-2% चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको बाहर के लेनी पड़े, जो हमारे यहां उपलब्ध ना हो। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए दादा। पीएम मोदी जिन छोटी आंखों वाले गणेश जी की बात कर रहे हैं, मैं आपको वो दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए, मार्केट आप गए होंगे, ये छोटी आंख वाले गणेश जी जो मार्केट में मिलते हैं, इन्हें आपको देखना है, ये मेड इन चाइना है।
ये चीन से बनकर आते हैं, क्योंकि चीन अब सब कुछ हथिया चुका है। वो हमारे भगवान की मूर्तियां भी बना रहा है। पीएम मोदी इन्हीं मूर्तियों का जिक्र कर रहे थे जो आ तो चीन से रहे। गणेश जी की प्रतिमा है, लेकिन आंखों से आप पहचान पाएंगे ये मेड इन चाइना है। छोटी आंखों वाले गणेश जी, ये देख रहे हैं, ये वाला। अब आपको मेड इन इंडिया दिखाऊं। ये मेड इन इंडिया गणेश जी की प्रतिमा ऐसी होती है जो भारत में बनी है, भारत में निर्मित है और वो मार्केट में मिलती है। अब आप साफ दोनों तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कौन वाला मेड इन चाइना है और कौन वाला मेड इन इंडिया है। अब दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, इन दोनों तस्वीरों को देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि यह तस्वीर मेड इन चाइना और ये प्रतिमा भारत में बनी हुई है। दोनों को देखकर आप समझिए। पहली तस्वीर देखिए जरा, आंखों से ही आपको पता चल रहा होगा कि कहां बनाई गई है, और दूसरी आपके सामने स्वदेशी गणेश मूर्ति है। पीएम मोदी ने कहा आपको यही पहचानना है, यही वाले गणेश जी आपको खरीदते वक्त ध्यान रखना है कौन सा लेना है और कौन सी प्रतिमा नहीं लेनी है। तो प्रधानमंत्री ने इशारों इशारों में क्या कहने की कोशिश की। पीएम ने बिना नाम लिए निशाना साधा चीन पर, कहा आर्थिक ताकत में हमें दुनिया में नंबर 3 पर आना है, तो हमें हर स्तर पर विदेशी सामान का बहिष्कार करना होगा। यह लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर दुश्मनों से नहीं लड़ी जा रही है, देश के अंदर छिपे हुए आर्थिक खतरे से भी हमारी जंग है। यह लड़ाई आपके घर में हेयर पिन और टूथपिक से शुरू होती है। ऑपरेशन सिंदूर की जिम्मेदारी सिर्फ सेनाओं की नहीं है, 140 करोड़ देश के नागरिकों को भी जिम्मेदारी उठानी है। आज छोटी आंखों वाले गणेश जी भी विदेश से आने लगे। ऐसे गणेश जी आ रहे हैं जिनकी आंखें तक नहीं खुलती हैं। होली के रंग और पिचकारी तक विदेश से आने लगी। विदेशी सामानों से चाहे कितना भी मुनाफा क्यों ना हो, गांव गांव जाकर व्यापारियों को शपथ दिलवानी होगी कि वो विदेश की चीजों को न बेचेंगे न बढ़ावा देंगे। सोचिए 24 घंटे में कितने विदेशी सामान का इस्तेमाल करते हैं। किसी को घर में मौजूद विदेशी चीजें फेंकने को नहीं कह रहे हैं, पीएम ने कहा, लेकिन अब आगे से कोई भी नई विदेशी चीज न खरीदी जाए। हमें अपनी मिट्टी और संस्कृति से जुड़ी चीजों पर गर्व होना चाहिए। हमें अपनी धरती और अपने ब्रांड पर स्वाभिमान होना चाहिए, जिसमें अपनी मिट्टी की सुगंध हो, अपने लोगों की पसीने की महक हो। यानी देश के लोग मेड इन इंडिया उत्पाद खरीदें और उसे बढ़ावा दें। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बाबा रामदेव और पीएम मोदी। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जनबल से जीतना है दोस्तों। और जनबल आता है मातृभूमि की मिट्टी में पैदा हुई हर पैदावार से आता है। इस मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, इस देश के नागरिक के पसीने की जिसमें सुगंध हो, उन चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर को जन जन तक, घर घर तक लेके जाता हूं, आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी को अपनाने का आह्वान करके और विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए जो देश के लिए एक संदेश दिया है, सारे देशवासियों को इस संदेश का सम्मान करना चाहिए और स्वदेशी की व्रत से अनुप्राणित होकर के इन सारी विदेशी कंपनियों की कमर तोड़नी चाहिए। आर्थिक गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी और डिजिटल गुलामी का एक नया दौर चल रहा है। और यदि भारत ने इस स्वदेशी के संकल्प को नहीं अपनाया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, तो रुपए का और अवमूल्यन होगा। आपको बताऊं कि आखिर कैसे होगा चीन का बॉयकॉट, तरीका क्या है। चीन कहां कहां घुस चुका है आपके घर में, हमें आपको अंदाजा भी नहीं है। हर जगह आपको चीन नजर आएगा। ये देखिए जरा, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं खिलौनों की दुकान। जाएंगे आप खिलौने लेने, आप अपने घर में खिलौने देखिए। देश में करीब 75% खिलौने बाहर से आते हैं। 4 से 5 सालों में स्वदेशी खिलौना उद्योग काफी बढ़ा है। इससे चीनी खिलौने की आयात में 50% कमी आई है। लेकिन अब भी बाजार में चीन के बने काफी खिलौने। चीन अपने सामानों के लिए नई चाल अपना रहा है। पहले उसके खिलौनों में मेड इन चाइना लिखा होता था। अगर आप देखेंगे तो खिलौनों में मेड इन चाइना नहीं, मेड इन पीआरसी लिखा होता है। और पीआरसी का मतलब है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना।
लेकिन आम ग्राहक इतनी बारीकी से ध्यान नहीं देता है, सस्ता होने की वजह से ये खिलौना खरीद लेते हैं। दूसरी आने वाली चीन से चीज है त्योहार का सामान। एक समय मूर्तियों में 80% तक चीन की हिस्सेदारी थी। लगातार बहिष्कार की मुहिम से 10% हिस्सेदारी बची है, यानी अभी भी लक्ष्मी गणेश की काफी मूर्तियां चीन से आती हैं। चीनी मूर्तियां आसानी से पानी में घुलती नहीं है पर सस्ती होती हैं, इसलिए कई इलाकों में लोग अब भी चीनी की मूर्ति खरीदते हैं। चीन की बनी पिचकारी और रंग भी कीमत में कम होते हैं। उनका मकसद ही भारतीय उत्पादों को पीछे छोड़ना होता है। हालांकि क्वालिटी में वो बहुत खराब और नुकसानदेह भी होते हैं, लेकिन सस्ते के लालच देकर चीन त्योहार का सामान बेचता है। सजावटी झालर आपने देखी होगी, दिवाली पर चीनी झालर और लाइट खूब बिकती हैं। कम कीमत पर ज्यादा रोशनी का दावा किया जाता है। हालांकि ये सामान ज्यादा दिन तक चलते नहीं है, लेकिन व्यापारियों को चीनी झालर से काफी मुनाफा होता है। शुरू में ग्राहक को भी लगता है कि जेब पर बोझ नहीं पड़ेगा, इसलिए वो चीन के बने झालर, बिजली उपकरण खरीद लेते हैं। अब 500 से ज्यादा ऐसे चीनी सामान बहिष्कार की लिस्ट में हैं, इसलिए चीनी झालरों का आयात और खपत कम हुई है, लेकिन लोकल स्तर पर अब भी सस्ते में चीनी सामान बिकता है। अगली चीज है मोबाइल। स्मार्टफोन बाजार में 70% हिस्सेदारी चीनी मोबाइल की है। भारत या दूसरे देशों के मुकाबले चीनी फोन सस्ते हैं। कम बजट और ज्यादा फीचर के लालच में लोग खरीदते हैं। इसमें ओप्पो, वीवो, रियलमी जैसे चीनी ब्रांड शामिल हैं। यही बात चीन के हेडफोन और चार्जर पर भी लागू होती है। एकदम से इनका इस्तेमाल खत्म करना भले ही मुश्किल हो, मोबाइल सस्ते और अच्छे मोबाइल बनाकर चीन को रोका जा सकता है, भारत रोक सकता है। आइए अब आपको सुनवाऊं। हमने लोगों से सवाल किया कि क्योंकि इसकी शुरुआत लोगों को ही करनी है। लोग जब चीन का सामान खरीदना बंद कर देंगे तो वो मेड इन इंडिया सामान खरीदेंगे। लोग सुनिए क्या कह रहे हैं इस पर। और जो आंखों की बात है वो तो चाइना के लोग थे, उनकी आंखें छोटी छोटी होती है तो आंखें छोटी छोटी बनाते थे। तो हमारे यहाँ जो बड़ी मूर्ति, सुंदर मूर्ति होती है, आंखें बड़ी होती हैं, नक्श तीखे होते हैं। जितनी भी एमएनसी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वो भी चाइना से माल बनवाकर अपनी मोहर लगा रही हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार को अपनी उद्योग नीति को बढ़िया बनाना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार आपको ये मूर्ति दिखाई है, जिस प्रकार देखिए आंखें पूरी खुली है। हम जो भी अपना धार्मिक मूर्तियाँ या कुछ भी किसी प्रकार का करते हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं, किसी प्रकार की भी उन पर खंडता ना हो। और सबसे बड़ी बात है, चाइना की काफी समय से आ रही थी, जिसको धीरे धीरे इंडिया इंडस्ट्री ने अपनी पकड़ में ले लिया है और व्यापारियों ने एकजुट होकर खड़े होकर चाइना की कई मूर्तियां बैन की, अपनी मूर्तियां तैयार करनी शुरू की। चाइनीज चीजों का तो बिल्कुल टोटली बहिष्कार करना चाहिए। हमारे लक्ष्मी गणेश है, हम लोगों के राधा कृष्ण भगवान की फोटो फ्रेम है, टोटल चाइना से बन के ऐसा क्यों है? मोदी जी का ये संदेश अच्छा है, इसलिए सभी चाइनीज चीजों को छोड़ना चाहिए। बाकी देश में जो भी चीज होती है उनको बनाना चाहिए। चाइना को तो खास तौर से बिल्कुल बाइकआउट कर देना चाहिए। कोई भी वस्तु अपने भारतीय देशों में बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। देश का समाज बन। आइए, तो आपने सुना चीन के बहिष्कार पर लोग क्या कह रहे हैं। चीन के बहिष्कार और स्वदेशी अपनाओ। एक स्वदेशी हथियार तैयार हो गया, वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले जरा चीनी ड्रिल देखिए। चीन ने समंदर में नौसेना ने उनकी अभ्यास किया है, युद्ध अभ्यास। ये चीन ने ये तस्वीरें जारी की हैं। देखिए जरा, अब भारत का स्वदेशी आप देख रहे हैं। ये फाइटर भारत ने तैयार किया है और जल्द ही भारतीय सेना में शामिल होगा। ये पहला फाइटर होगा भारत का फाइटर, भारत में निर्मित मेड इन इंडिया फाइटर। इसके बारे में आपको बताऊं, ये पहला फाइटर है जो स्वदेशी होगा, क्योंकि चीन हथियार अपने खरीद भी रहा है, बना भी रहा है, और पड़ोसी पाकिस्तान भी चीन और तुर्की और दूसरे देशों से हथियार खरीद रहा है। ऐसे में यह है, भारत के स्वदेशी हथियारों ने दुनिया भर का ध्यान खींच लिया है। भारत के रक्षा वैज्ञानिकों का भरोसा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। तेजी से स्वदेशी हथियारों को विकसित करने पर काम शुरू हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एएमसीए कार्यक्रम को मंजूरी दी है। एएमसीए का मतलब है एडवांस मीडियम कॉम्बैट
कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। AMCA भारत की 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, 5th जनरेशन। भारतीय वायुसेना को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। पाकिस्तान चीन से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदने वाला है। भारत पर अमेरिका, रूस से ऐसे विमान खरीदने का दबाव है। AMCA भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है। इसे स्वदेशी तकनीक से विकसित किया जा रहा है और यह विमान अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होगा। यह पहला स्वदेशी 2 इंजन वाला फाइटर जेट होगा। इसका डिजाइन ऐसा है कि दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आएगा। 10 घंटे लगातार यह उड़ान भर सकता है। इसमें पायलट्स को लंबी उड़ान में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस स्टील्थ जेट में हथियारों और मिसाइलों के लिए खास इंतजाम है। आपने फाइटर में देखा होगा कि मिसाइल और हथियार विंग और नीचे बेली में लगे होते हैं, लेकिन इस स्टील्थ फाइटर जेट में मिसाइल जेट के निचले हिस्से में अंदर लगे होंगे। उससे होगा यह कि दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे सकेगा। यह फाइटर 1481 किलोमीटर प्रति घंटे से 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकेगा। 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान के मॉडल को मंजूरी मिल गई है। इसे बनाने में निजी कंपनियां भी मदद करेंगी। यह 70,000 किलोग्राम वजन लेकर उड़ सकता है अपने साथ। इसका कुल वजन 25 टन के करीब होगा और 65,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। एक बार ईंधन भरने पर 3,200 किलोमीटर तक उड़ सकता है और 2028 तक इसका पहला प्रोटोटाइप मिल सकता है। 2035 तक भारतीय वायुसेना में इसे शामिल कर लिया जाएगा। तो भारत के लिए यह बड़ी कामयाबी है। आइए, हमारी सहयोगी, हमारी रिपोर्टर वहां पहुंची जहां इस फाइटर को दिखाया जा रहा था, इसके मॉडल को। उनकी रिपोर्ट देखिए जरा। भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के विमान यानी ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डिजाइन कर लिया गया। ये विमान बेहद खतरनाक और अत्याधुनिक बताया जा रहा है। अगर F-35 से इसका कंपैरिजन करें, आपको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि F-35 को सबसे ज्यादा लड़ाकू विमानों का कोहिनूर माना जाता है। ऐसे में अगर कंपैरिजन करें तो इस विमान की अधिकतम गति 2633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि F-35 की 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है। इसके अलावा इसकी रेंज भी F-35 से ज्यादा होगी। इसकी रेंज 3240 किलोमीटर होगी। F-35 की बात करें तो 2800 किलोमीटर की रेंज है। 23 या 30 मिलीमीटर की कैनन लगी होगी। इसके अलावा S-8 रॉकेट पॉड्स, अस्त्र मार्क 1, 2, 3, हवा से हवा में मार करने वाली NGCCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG जिसे डेवलप किया जा रहा है, संत और हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइल भी इसमें लगाई जाएगी। उसका एक डिस्प्ले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, सो इट कैन गो डीप, पेनिट्रेट डीप इनटू द एनिमी टेरिटरी without getting caught by the radars, because when we say stealth, it should have the least radar cross section. So that is what the objective of this aircraft is in the first place. तो प्रधानमंत्री स्वदेशी पर जोर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में थे। उससे पहले सेना ने कुछ तस्वीरें जारी की, आपको दिखाऊं, जो स्वदेशी हथियारों से ही पाकिस्तान के पोस्ट उड़ाए गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग पाकिस्तानी पोस्ट ध्वस्त किए हैं। ये सारे भारतीय हथियारों से ही किए गए। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इसीलिए प्रधानमंत्री जब गुजरात में थे तो वहां की महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को सिंदूर का जो पौधा है वो भेंट किया है। देखिए, आइए आपको बताऊं, जो महिलाएं सिंदूर का पौधा पीएम मोदी को दे रही हैं वो कौन है और सिंदूर के पौधे की खासियत क्या है। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी को यह सिंदूर का पौधा भेंट किया गया। कच्छ की महिलाओं ने मोदी को यह स्पेशल गिफ्ट दिया है। दरअसल 1971 की जंग में इन महिलाओं ने भुज एयरबेस को बनाया था। पाकिस्तान ने इस जंग में भुज एयरबेस पर हमला कर दिया था और इन फौलादी महिलाओं ने 72 घंटे में उस रनवे को ठीक कर दिया था। इसके बाद एयरबेस से पाकिस्तान के ठिकानों पर हमला हुआ। 1971 की जंग में पाकिस्तान की करारी हार हुई थी। भुज एयरबेस की मरम्मत करने वाली महिलाएं भी अमर हो गईं। उन्हीं महिलाओं ने पीएम मोदी को सिंदूर का पौधा गिफ्ट किया। पीएम मोदी ने खुद कहा, हमें इन महिलाओं का आशीर्वाद है, आपका दिया हुआ यह पौधा अब प्रधानमंत्री आवास में लगेगा, लोक कल्याण मार्ग निवास में अब यह वट वृक्ष बनेगा। आपको बताऊं, सिंदूर के पौधे को कमीला ट्री या कुमकुम ट्री भी कहते हैं।
साउथ अमेरिका और कुछ एशियाई देशों में पाया जाता है। ऐसा होता है सिंदूर का पेड़। भारत के महाराष्ट्र और हिमाचल के साथ कुछ राज्यों में मिलता है। इस पौधे के फल से सिंदूर जैसा लाल डाई बनता है। यह पाउडर और लिक्विड फॉर्म में उपलब्ध होता है। इसे पौधे के फल से निकलने वाले बीजों को पीसा जाता है और इसके बाद प्राकृतिक सिंदूर बनाया जाता है। सिंदूर के पौधे को घर में भी उगाया जा सकता है। इसके बीजों से पौधे तैयार किए जाते हैं। भारतीय संस्कृति में सिंदूर का विशेष महत्व है। सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। पहलगाम में आतंकियों ने सिंदूर उजाड़ने का काम किया था। ऑपरेशन सिंदूर में पाक के आतंकियों का सफाया किया गया। आइए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाता हूं। सुनिए जरा वो ये पौधा लेने के बाद क्या कह रहे हैं। जरा 71 को याद कीजिए, ये जो वीरांगना यहां आई थी ना, उन्होंने तुमके धूल चटा दी थी। ये माताएं बहनें उस समय 72 घंटे में रनवे तैयार कर दिया और हमने हमले फिर से चालू कर दिए थे। और आज मेरा सौभाग्य है कि 71 की लड़ाई की उस वीरांगना माताओं ने आकर के मुझे आशीर्वाद दिए हैं। इतना ही नहीं, सिंदूर के वृक्ष का पौधा भी दिया है। माताएं बहनें, आपका दिया हुआ ये पौधा अब पीएम हाउस में लगेगा। ये सिंदूर का पौधा है, ये वट वृक्ष बन करके रहेगा। को हमने बहादुर बना दिया। मोदी जी को हमारा पूरा समर्थन है। हाथों में तिरंगा है, जोश है, उत्साह है। ऑपरेशन सिंदूर, वी फॉर विक्ट्री। सेना को साथ साथ नमन, सेना को साथ साथ नमन। मोदी जी हम आपके साथ हैं। मोदी जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मोदी जी हमारे भैया हैं, हम उनके साथ हैं। राखी बांधी है, उसका कोई बाल बाका ना करे, दुनिया में कोई बाल बाका ना करे। आज हमारे देश की बात करें, देश हमारा विकसित कर रहा है। बिल्कुल उसी की वजह से, बिल्कुल विकसित भारत, विकसित गुजरात। मोदी जी अपने नेशन को, गुजरात की एक बहुत बड़ी भेंट है पूरे विश्व के लिए। मोदी जी इज द अल्टीमेट। और अब आपको बताऊं, ऑपरेशन सिंदूर पर पूरे देश ही नहीं दुनिया में बात हो रही है। आईपीएल में भी ऑपरेशन सिंदूर नजर आएगा। आईपीएल का फाइनल होने वाला है। अगली तस्वीर देखिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल खेला जाना है और यहां सम्मानित किए जाएंगे आर्मी चीफ। तीनों सेनाओं के आर्मी चीफ को सम्मानित किया जाएगा और वो खुद इस स्टेडियम में मौजूद होंगे। ये आप देख रहे हैं, उस दिन तीनों आर्मी चीफ होंगे स्टेडियम में। खेल के मैदान में भी दुनिया ऑपरेशन सिंदूर की जीत का जश्न देखेगी। आईपीएल फाइनल के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के नायक स्टेडियम में रहेंगे। इसके लिए बीसीसीआई ने तीनों सेनाओं के प्रमुख को खास निमंत्रण भेजा है। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल बड़े अधिकारियों, सैनिकों को भी न्योता भेजा गया है। कई महिला अधिकारी और महिला सैनिकों का भी सम्मान होगा। आईपीएल का फाइनल 3 जून को अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में होगा। फाइनल मैच से पहले करीब 45 मिनट तक क्लोजिंग सेरेमनी होगी। स्टेडियम में मौजूद 1 करोड़ लोग सीधे इस जश्न में शामिल होंगे और आईपीएल फाइनल दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले आयोजन में से है। अनुमान के मुताबिक दुनिया भर के 35 से 40 करोड़ लोग आईपीएल फाइनल देखेंगे। पाकिस्तान में भी आईपीएल और उसके फाइनल की भारी दीवानगी है। ऐसे में आईपीएल के साथ देश की सेना का शौर्य पूरी दुनिया देखेगी। बीसीसीआई ने कहा, क्रिकेट राष्ट्रीय जुनून है और देश की रक्षा से बड़ा कुछ नहीं है। हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है और उनकी देश सेवा के हम आभारी हैं। उनके सम्मान में आईपीएल की क्लोजिंग सेरेमनी सशस्त्र बलों को समर्पित है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बीएसएफ के जवानों को वो क्या कह रहे हैं। 3:15 पर अचानक हमला हुआ और हमने देखा कि हम पर फायर आ रहा है, तो हमने भी अपना वेपन से फायर किया उन पर और ऐसे लगातार फायर चलता रहा। तो फिर अचानक उनका फायर बंद हो गया। हमने उनको मजबूर कर दिया फायर बंद करने के। बिल्कुल बदला लिया है, वो पीछे हटने में मजबूर हो गया। इससे तो साफ पता चलता है कि वो भाग रहे हमसे डर के। भागते हुए दिखे थे पाकिस्तानी रेंजर पोस्ट से, वो भाग रहे थे और दोनों तरफ लगातार फायरिंग होती रही और उन्होंने अपना 2 इकोनॉमी एक साथ स्टार्ट हुई। आज हम दुनिया में चौथे नंबर पर है और वो हमसे 11 गुना पीछे है।
मतलब हमारी इकोनॉमी और उसकी इकोनॉमी में कोई तुलना नहीं कि उसने युद्ध से क्या जीता और हमने अपनी यदि पॉलिसी बनाई कि युद्ध नहीं करना है तो हमने क्या अचीव किया। ये एक बड़ा डिफरेंस है। आतंकवाद एक ही जगह तक सीमित रहेगा। अगर इसको रोका नहीं गया, इसको जड़ से उखाड़ा नहीं गया, और उसकी जो जड़ है वो पाकिस्तान में स्थित है। ओसामा बिन लादेन कोई इलाहाबाद में नहीं पकड़ा गया था, वो एबोटाबाद में पकड़ा गया था। आपने कभी देखा कि आतंकवादियों के जनाजे निकल रहे, उनको दफनाने का काम किया जा रहा हो और उसमें पाकिस्तान की आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, आईजी पुलिस और चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर खड़े हों? 52 इंडिविजुअल और एंटिटीज जो सीधे तौर पर टेररिस्ट हैं या टेररिस्ट संगठन है, तो सारे के सारे वो पाकिस्तान में हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के तहत पाकिस्तान की शह पर दहशतगर्दों ने आकर इस सुहाग और सौभाग्य की लालिमा को लहूलुहान करने की जुर्रत करी। ये तय कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये निश्चित कर दिया कि अब हिम्मत का रंग सिंदूरी है। सबके मन में एक ही बात कि आतंकवाद का हम कतई समर्थन नहीं करेंगे। भारत के साथ गलत हुआ है और इसका निश्चित रूप से पूरी दुनिया को आगाह करने की जरूरत है कि पाकिस्तान की नीयत और जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह दे रहा है, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कोरोना की। अब तक 11 मौतें कोरोना से देश में हो चुकी हैं, जो जानकारी मिल रही है। कोरोना एक बार फिर से लोगों को डरा रहा है। तस्वीर में आपको अगली दिखाऊं कि कोरोना की टेस्टिंग हो रही है और अलग अलग शहरों में कितनी मौतें हुई हैं। आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर कोरोना से अब तक क्या हुआ है, और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। ये आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में 5 मौत हो गई हैं और राजस्थान में 2 मौत हुई हैं, केरल में 2 मौत हुई हैं, मध्य प्रदेश में 1 और कर्नाटक में 1 मौत हुई है। अब तक कुल 11 मौतें हो चुकी हैं। ये रिपोर्ट देखिए जरा। 24 घंटे में 3 मौत, एक हफ्ते के भीतर 9 मौत। अब तक केवल कोरोना मरीज मिल रहे थे, अब तो मौत का आंकड़ा भी सामने आने लगा है। सोमवार को महाराष्ट्र के ठाणे में एक महिला की मौत हुई, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर से 2-2 मौत की खबरें आ गईं। मतलब कोरोना अब केवल बीमारी नहीं रहा, यमराज का रूप लेता जा रहा है। भारत में पिछले एक हफ्ते में करीब 809 केस मिले हैं। हालात बिगड़ रहे हैं। कल तक जो कह रहे थे डरने की जरूरत नहीं, आज सावधानी बरतने और थोड़ा भी शक होने पर टेस्ट कराने की सलाह दे रहे हैं। अस्पतालों में बेड रिजर्व किए जा रहे हैं। कोरोना मरीजों के लिए डॉक्टरों की स्पेशल ड्यूटी लगाई जा रही है। सरकार मीटिंग पर मीटिंग कर रही है। मेडिकल डिपार्टमेंट को अलर्ट पर रखा गया है। तो सवाल ये, क्या 2020 का दौर लौट रहा है? आइए अब आपको दिखाऊं कि क्या स्थिति है देश में। ये आपने जान लिया, लेकिन कोरोना के केसेस देश में कहां कितने हैं। सबसे पहले आपके सामने आ रहा है, केरल में 430 मामले कोरोना के अब तक सामने आए। कुल मरीज 1047 है। महाराष्ट्र में 208 मामले कोरोना के, दिल्ली में 104 मामले कोरोना के, गुजरात में 83 मामले सामने आ चुके हैं, कर्नाटक में 80 मामले सामने आए और तमिलनाडु में 69 मामले, उत्तर प्रदेश में 15 मरीज और पश्चिम बंगाल में 11, राजस्थान में 13 मरीज सामने आए कोरोना के, हरियाणा में 10 मरीज सामने आए, मध्य प्रदेश में 5 मरीज, छत्तीसगढ़ में 3 और बिहार में 2 केसेस सामने आए कोरोना के अब तक। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं डॉक्टर राजीव बहल और अरुण, मेडिकल एक्सपर्ट। करंट सिनेरियो ये है कि कुछ केसेस में इंक्रीज हुआ है, कई पार्ट्स, कई देश के भागों में, पहले साउथ में, वेस्ट में, और अब कुछ केसेस बाकी कंट्री के पार्ट में आए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ, इस समय कोई वरी करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। ये अभी तक इस तरह से ये अंडर मॉनिटरिंग है, इसमें इस वक्त कोई बहुत बड़े कंसर्न की ज़रूरत नहीं है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि कोविड के केसेस और टेस्ट रिक्वेस्ट्स बढ़ गई हैं
और ज़्यादातर ये जो केसेस हैं ये ओमिक्रॉन का ही एक सब लीनिएज है, जिस वेरिएंट का नाम है BA.286, उसी के सब वेरिएंट्स या डिसेंडेंट्स हैं ये। बट थैंकफुली ये जो वेरिएंट्स हैं अभी, और इसमें जो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन हुए हैं इन वायरसेस में, ये अलग अलग वेरिएंट्स आने के लिए, हमने ये देखा है कि इन वेरिएंट्स में स्प्रेडिंग पावर कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कैसे इन्फेक्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा है। परंतु इसमें जो हम लक्षण देख रहे हैं वो थैंकफुली अभी तक मामूली लक्षण ही हैं और कुछ सीरियस केसेस नहीं पाए गए हैं। अब आइए आपको बताऊं, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अब तक 11 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन ये कोरोना कितना खतरनाक है। एक हफ्ते में कोरोना के करीब 800 मामले सामने आए, जिसका सीधा मतलब है कि कोरोना कंट्रोल से बाहर हो रहा है। क्या राजधानी दिल्ली में सबसे तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। देश भर में जो कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं वो बहुत गंभीर नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक भारत में कोविड-19 के 4 नए वेरिएंट हैं, LF7 और XFG, NB181 और JN1। ये 4 वेरिएंट हैं। ये चारों वेरिएंट फिलहाल दुनिया भर में मिल रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा कोविड के JN1 वेरिएंट मिल रहा है और कोविड टेस्टिंग में आधे से ज्यादा सैंपल में JN1 वेरिएंट ही मिले हैं। वैसे JN1 वेरिएंट के लक्षण ज्यादा गंभीर नहीं माने जाते हैं। WHO भी इस वेरिएंट को ज्यादा खतरनाक नहीं मानता है, लेकिन सब कुछ व्यक्ति की इम्यूनिटी पर निर्भर करता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी कितनी है। इसमें 30 म्यूटेशन है जो इम्यूनिटी कमजोर करते हैं। व्यक्ति का ओवरऑल हेल्थ भी काफी मायने रखता है, उसकी सेहत कैसी है, क्योंकि कम खतरनाक होते हुए भी मौत के आंकड़े आने लगे हैं। JN1 वेरिएंट के लक्षण कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकते हैं, इसलिए कोरोना के लक्षण मिलते ही उसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। अगर आपको अपने शरीर में कुछ खास लक्षण दिखें तो तुरंत सतर्क हो जाएं। उनमें खांसी, दर्द और एंजाइटी है, बहती नाक, गले में खराश और मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी या थकान, नींद ना आने की समस्याएं, ये सारी शामिल है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डॉक्टर क्या कह रहे हैं। हमारे यहाँ लखनऊ में अभी तक सब ठीक ठाक है। एक अभी केस डिटेक्ट हुआ है, जानकारी में आया है, जो कुछ समय के लिए उत्तराखंड की यात्रा करके आया था। कुछ उसको प्रॉब्लम हुई, PGI में गया था, वहाँ पे जांच ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट होने के बाद जब वो डिस्चार्ज होके घर आ गया तो उसके 1-2 दिन बाद पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव था। घर आने के बाद उसको पता चला, उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट PGI से 21 मई को प्राप्त हुई है। आइए अब आपको बताता हूं मैं, बड़ी खबर बिहार से। लालू को तेज प्रताप का चैलेंज। जरा पहली तस्वीर देखिए, ये तस्वीर लालू यादव, कल मैंने आपको दिखाया था बंगाल जा रहे हैं। तेजस्वी के बच्चे की तस्वीर है, लालू यादव जिसे गोद में लिए हुए। तेजस्वी को सुपुत्र की प्राप्ति हुई है और उसको देखने के लिए लालू यादव पश्चिम बंगाल पहुंचे थे और उनकी गोद में तेजस्वी यादव का बेटा आप देख रहे हैं इस वक्त, और कोलकाता में ही है। लालू वहां पहुंचे हैं। तो फिर अगली तस्वीर देखिए जरा, ममता बनर्जी भी मिलने पहुंच गई और ममता और लालू की तस्वीर सामने आई। ममता बनर्जी अस्पताल पहुंची थी, अस्पताल में तेजस्वी की पत्नी से मिली, लालू यादव से मिली, राबड़ी देवी से मिली और मीसा भारती से मिली, और तेजस्वी के बेटे को भी देखा। और इस बीच नीतीश कुमार ने ट्वीट किया, लिखा, तेजस्वी यादव जी को पुत्र के जन्म पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। लेकिन एक और ट्वीट आना बाकी था जिसका सबको इंतजार था, वो है तेज प्रताप का। तेज प्रताप आजकल सीन में थे, फैमिली के लिहाज से भी और सियासत के लिहाज से भी। तो तेज प्रताप ने लिखा, बाके बिहारी जी की असीम कृपा आशीर्वाद से नवजात शिशु के आगमन पर मुझे बड़े पापा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव और राजश्री यादव को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भतीजे को मेरा स्नेह और आशीर्वाद। लेकिन इस फैमिली ड्रामे में देखिए एक दूसरी तस्वीर है। यह तस्वीर के बाद बवाल हुआ जिसमें तेज प्रताप और अनुष्का यादव दिख रही। आज सीन में अनुष्का यादव के भाई भी सामने आ गए। अनुष्का के भाई लालू परिवार पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तेज प्रताप को बाहर निकालने से काम नहीं चलेगा। वो कह रहे हैं कि तेज प्रताप के साथ गलत हो रहा है
और उनकी बहन के साथ भी गलत हो रहा है। देखिए, आज पहली बार सामने आए हैं अनुष्का यादव के भाई। लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि तेज का मामला नया मोड़ लेता जा रहा है। सच सामने आने के बाद लालू ने बड़ा एक्शन लिया, तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया है। अब अनुष्का के परिवार ने लालू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अनुष्का के परिवार ने तेज के खिलाफ एक्शन पर कड़ा एतराज जताया है। अनुष्का यादव की तरफ से बड़े भाई आकाश यादव ने बयान दिया। आकाश ने कहा, लालू परिवार की वजह से दो परिवारों का चरित्र जो है समाज के सामने है। लालू यादव को चाहिए कि इस पर सार्वजनिक बहस पर अंकुश लगाएं। परिवार के नजदीक वो कौन लोग हैं जो मामले को तूल दे रहे हैं? अनुष्का यादव के मान सम्मान की रक्षा करना हमारा फर्ज है। तेज प्रताप के खिलाफ लालू का एक्शन ज्यादा ही कठोर है। तेज प्रताप ने रेप नहीं किया, यह दो एडल्ट का मामला है। शादी के बारे में तेज और अनुष्का ही खुलासा करेंगे। दोनों एडल्ट हैं, दोनों खुद बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अनुष्का किसी ऐरा गहरा परिवार से नहीं आती हैं। तेज प्रताप और अनुष्का यादव लावारिस नहीं है। लालू परिवार मेरे परिवार के मान सम्मान से खिलवाड़ न करें। अगर किसी को लगता है कि वो समाज का ठेकेदार है तो गलत है। जिन्होंने तेज प्रताप की शादी ऐश्वर्या से कराई उसके नाम का खुलासा हो। अनुष्का के भाई आकाश ने पहली बार ऐसी प्रतिक्रिया दी है। आकाश यादव और तेज प्रताप दोनों गहरे दोस्त रहे हैं। आकाश यादव छात्र आरजेडी के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद आकाश ने पार्टी छोड़ दी थी। आकाश यादव फिलहाल पशुपति पारस की पार्टी एलजेपी में है। आइए सुनिए, पहली बार कैमरे के सामने आए आकाश क्या कह रहे हैं। पूरे प्रकरण को हम यही देखते हैं कि हम हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से, आदरणीय तेजस्वी यादव जी से और श्रीमती राबड़ी देवी जी से कि दो परिवार का जो चरित्र हनन हो रहा है उसको रोकने का पहल करें और सार्वजनिक मंचों पे इस प्रकार का जो ट्वीट और ये सब का जो दौर चल रहा है इस पे अविलंब अंकुश लगाया जाए। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उसके मान सम्मान की रक्षा करूं। मेरी ये जिम्मेवारी नहीं है कि मैं उसके निजी जीवन में घुसूं और पूछूं कि तुम्हारा किसके साथ क्या चल रहा है। ये एक बड़े भाई का शायद दायरा नहीं होना चाहिए। मैं उसके जब मेरे संज्ञान में ये सारा मामला जब आया तो मैंने सारे चीज़ों को मैंने वेट एंड वॉच किया, सभी घटनाक्रम को मैंने देखा। मुझे बस बुरा इस बात का लगा कि बिना संवाद का, बिना कोई बात का तेज प्रताप यादव जी पे इतना बड़ा कठोर एक्शन, ये इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। चाहे वो तेज प्रताप यादव जी हो, चाहे वो अनुष्का यादव हो, लावारिस कोई नहीं है, सबके माता पिता और परिवार हैं। तो ये तय करना होगा कि क्या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किसी को डिप्यूट किया है कि अब मेरा घर का मुखिया यही है, और अगर वो डिप्यूटेड नहीं है तो फिर 50,000 लाख रुपए को जाके दे दिया जाए। तो फिर ऐश्वर्या जी ने जो भी बयान दिया है इस विषय पर, उस पूरे प्रकरण को सुनने के बाद मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जिन लोगों ने ये शादी करवाई है उनका नाम आना चाहिए। क्योंकि जिस दिन ये डाइवोर्स जब आया था पब्लिक डोमेन में, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता दूं और शायद वहाँ तक आवाज़ जाए, जिस दिन ये डाइवोर्स हुआ था उस दिन आकाश यादव पूरे टीम के साथ 10 सर्कुलर रोड में मौजूद था या नहीं? आकाश यादव ने अपने आप को साबित किया था या नहीं कि डाइवोर्स प्रकरण में आकाश यादव कहीं नहीं है? जो लोग डाइवोर्स प्रकरण में थे वो लालू जी के पीए कैसे हो गए? हमने स्पष्ट आपके मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़कर आग्रह कर रहे हैं कि आदरणीय लालू यादव जी, दो परिवार, और ये अनुष्का यादव कोई मतलब ऐरा गहरा आप मत समझिएगा, स्वर्गीय अमीर गुरु जी की नतनी है। बिद्दूपुर राघोपुर विधानसभा क्षेत्र आपका है, वहाँ जाकर पता लगाइए, तब मालूम चलेगा। और इस परिवार के मान सम्मान को बचाने का पहल लालू परिवार करे, ये हमारा वेट एंड वॉच की स्थिति में है। बिल्कुल बिल्कुल वेट एंड वॉच। मैं बस वॉच कर रहा हूँ कि उधर से क्या जवाब आएगा। जैसा जवाब आएगा वैसा भी यहाँ से भी जवाब दिया जाएगा। आप सुन रहे थे सुभाष को। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है लिवरपूल फुटबॉल फैंस पर कार चढ़ा दी। तस्वीरें जो सामने आई हैं दिल दहला देने वाली है। तस्वीर आप देख रहे हैं, एक सनकी कार सवार फुटबॉल फैन जिसकी तस्वीरें देखिए जरा। Oh my God!
my God! Kill him! Kill him! Kill him! Kill him! Kill him! Kill him! Oh! No! What? अब देखिए जरा हुआ क्या। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लोग जीत का जश्न मना रहे थे फुटबॉल मैच के बाद। उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जश्न हो रहा था। दोनों तरफ आप देख रहे हैं, सड़क के दोनों तरफ भीड़, फैंस मौजूद थे। और इसी दौरान सन की कार सवार अपनी गाड़ी लेकर घुस गया। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची है, ब्रिटेन की पुलिस पहुंची मौके पर, उसको शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसने गाड़ी चढ़ाई है लोगों पर। और आइए आपको बताऊं कि आखिर हुआ क्या। दरअसल ब्रिटेन में लाखों फुटबॉल फैंस जश्न मना रहे थे। फुटबॉल क्लब लिवरपूल की जीत का जश्न मना रहे थे और सड़क पर करीब 10 लाख लोग जुटे थे। लिवरपूल ब्रिटेन का प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब है। जश्न के बीच एक शख्स ने फैंस पर कार चढ़ा दी और लोग बड़ी सी गाड़ी पर विक्ट्री परेड निकाल रहे थे, तभी सड़क से गुजर रही कार ने लोगों को कुचल दिया। आरोपी ने अचानक कार की स्पीड बढ़ा दी जिससे 47 लोग घायल हो गए। 27 को अस्पताल में भर्ती कराया गया, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने 53 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने घटना को चौंकाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि लिवरपूल की तस्वीरें भयानक हैं और मेरी संवेदनाएं घायलों के साथ हैं। मुझे घटना की पूरी जानकारी दी जा रही है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि पुलिस को जांच के लिए समय दें। स्थानीय पुलिस ने घटना पर बयान जारी किया। घटना में आतंकी हमले की आशंका से इनकार किया है। आरोपी लिवरपूल इलाके में रहने वाला एक गोरा आदमी है और पुलिस ने लोगों से अटकलें न लगाने की अपील की है। परेशान करने वाले वीडियो न शेयर करने के निर्देश जारी किए गए। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। लोग चिल्ला रहे थे, उसने लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी, लोग जश्न मना रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। लोग कार के नीचे दब गए। ये दृश्य हमारे लिए बहुत भयावह था। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात मौसम की करते हैं। जून में गर्मी, नहीं बरसेगा पानी। तस्वीर आपको दिखाऊं, ये मुंबई की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सेंटा क्रूज की तस्वीरें। पानी पानी मुंबई। तस्वीर देखिए, ये वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर तस्वीर आप देख रहे हैं। हाईवे पर भी पानी भर गया। अगली तस्वीर देखिए, मुंबई के कई इलाकों में यह स्थिति थी। कल भी मैंने आपको ऐसी तस्वीरें दिखाई थी मुंबई में। मुंबई में मॉनसून वक्त से पहले आ गया है और देश के कई राज्यों में मॉनसून वक्त से पहले पहुंच रहा है। ये पुणे की तस्वीर आप देख रहे हैं। कल भी पुणे का हाल यही था, बारिश के बाद पानी पानी पुणे। और आइए आपको बताऊं अलग अलग राज्यों के हाल क्या हैं। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि दिल्ली, महाराष्ट्र और कई और राज्यों में मॉनसून पहले आने वाला है। सबसे पहले यूपी देखिए, आगरा मेरठ में लू की स्थिति है। पारा 42 से 44 डिग्री की संभावना है। वाराणसी प्रयागराज में भी बारिश संभव है। कुछ इलाकों में आंधी बारिश के आसार हैं। दिल्ली एनसीआर पारा 40 से 42 डिग्री के बीच है। पूरे दिन बादल छाए रहे, उमस रहेगी, गर्मी से राहत संभव है। बिहार में 27 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। राजस्थान में गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। जैसलमेर में पारा 42 से 45 डिग्री के बीच है और कुछ जिलों में बारिश की संभावना है। बारिश के चलते 2 लोगों की मौत की खबर महाराष्ट्र में। मुंबई में पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। ठाणे में बिजली गिरने से महिला की मौत हुई है। मुंबई और ठाणे में भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में 4 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार है। 6 जिलों में तेज बारिश हुई है। केरल में बारिश के चलते 4 लोगों की मौत हुई है और लैंडस्लाइड से 29 घर ढह गए हैं। 868 घरों को भारी नुकसान पहुंचा है और कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं मुंबई के बारिश के बाद।
बरसात की सिचुएशन देखी, रात में काफ़ी हद तक बरसात गिर रही थी सभी जगह पर। उसी दौरान में मैंने पाया कि चलो अभी आज कुछ यही लोगों की एक बाजू में गाड़ियों की भीड़ लगी है रस्तों के ऊपर। मैंने कि मेरे बचपन से आज तक मई महीने में अभी तक तो हुआ नहीं था और इस साल ये हुआ है। प्रकृति का कुछ पता नहीं, लेकिन जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। बारिश की वजह से सब जगह पे पानी भरा था, पानी की वजह से ट्रैफिक भी जाम था। ट्रेन बंद हो गई, गाड़ी भी नहीं चलती थी, इवन मेट्रो में भी पानी भर गया। परेशानी तो बहुत हुई और सामना किया, दिल से किया। और बम्बई में ये कॉमन है, हमेशा होता है, हर साल में 2-3 टाइम ऐसा बम्बई बंद होता है। और जब तक बम्बई बंद न होवे तब तक हम समझते हैं कि बारिश छूट है ही नहीं। और आइए बात आज के सूत्र की। माफ कर देना दुश्मन पर विजय पा लेने जैसा है। इससे कड़वी चीजें भूलकर आप सकारात्मक बनते जाते हैं। जीवन का यह सूत्र दिया था रहीमदास जी ने। रहीमदास का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। वो मुगल सम्राट अकबर के दरबारी कूटनीतिज्ञ और कवि थे। 1556 में जन्मे रहीमदास ने अपने दोहे के जरिए कई सीख और सूत्र दिए। रहीमदास का एक मशहूर दोहा है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घटियो जो भृगु मारी लात। मतलब उदंडता या उत्पात करने वाले हमेशा छोटे कहे जाते हैं, माफ करने वाले ही बड़े बनते हैं। रहीमदास ने दोहे में विष्णु जी से जुड़े एक प्रसंग का जिक्र किया है। एक बार ऋषियों को त्रिदेवों में श्रेष्ठ भगवान की पहचान करनी थी। इसके लिए भृगु ऋषि को परीक्षा देने का जिम्मा सौंपा गया। भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम तक नहीं किया, तो भृगु ऋषि नाराज होकर वहां से चले गए। फिर भृगु ऋषि शंकर भगवान के पास पहुंचे, शिव जी ने प्रणाम किया और गले लगाने के लिए खड़े हो गए। भृगु ऋषि ने गले मिलने से इनकार कर दिया, तो शंकर जी नाराज हो गए। अब भृगु ऋषि विष्णु जी से मिलने बैकुंठ लोक पहुंचे। विष्णु जी तब अपने आसन पर आराम कर रहे थे। भृगु ऋषि ने पहुंचते ही उनकी छाती पर तेज लात मारी। विष्णु जी गुस्सा होने के बजाय उनका पैर दबाने लगे और पूछा, ऋषिवर आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? मुझे आपके आने का पता नहीं था, इसलिए आपका स्वागत नहीं कर पाया। भगवान विष्णु का यह प्रेम देखकर भृगु और दूसरे ऋषि भी गदगद हो उठे और कहा कि विष्णु जी ही देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इस दोहे के जरिए रहीमदास जी ने सूत्र दिया, माफ करने से अहंकार गलता है और संस्कार पलता है। माफी नफरत का भी स्थायी निदान होती है। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।